मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोगों को कई सारी नई चीजें पढ़नी है बच्चों, और एज यूजुअल क्लास हमारी आज की भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो 11th कंटेंट है उसमें जो भी हमारा इक्वेशंस का प्रूफ आना है वो निश्चित रूप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही आना है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये बात अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 10th क्लास में आपने हाउ टू मेक ग्राफ इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो ये एक टेबल आप लोग बनाते थे 10th में। इस टेबल में किसी भी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप लोग पहले फाइंड आउट करते थे और उन वैल्यूज का ग्राफ आप प्रिपेयर करते थे। एग्जांपल के लिए मैं ऐसा ले सकता हूं कि मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है x इक्वल्स टू y प्लस 5, ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इस लीनियर इक्वेशन का आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते थे, तो पहले आप अपनी तरफ से यहां y लिखते थे और y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या -1 इस तरह की वैल्यूज प्लेस कर लेते थे, और ये वाइज की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप x निकालते थे। जैसे आपने यहाँ पे x नॉट निकाला, तो x नॉट निकालने के लिए आप करते थे 0 + 5, वैल्यू आ गई यहाँ पे x की कितनी 5। फिर आपने सपोज x1 निकाला, तो 1 निकालने के लिए आप y की जगह पे 1 प्लेस करते थे, +5 करते थे, तो 6 आ गया, आप ये लिखते थे। फिर आप लोगों ने सपोज x2 निकाला, तो 2 + 5 यानी कि आप यहाँ पे 7 लिखते थे। और इसी तरह से मान लीजिए आपने x3 निकालना है, तो आप 3 + 5 = 8 यहां लिखते थे। अब और आगे मैं बढ़ता हूं, यहाँ पे लिखता हूं x - 1 निकाला आपने, तो यहाँ पे -1 + 5 आप करते थे और यहाँ 4 लिखते थे। जब आपकी एक टेबल तैयार हो जाती थी तो बच्चे फिर क्या करते थे, फिर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते थे और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये x एक्सिस मेंशन किया, माइनस का x एक्सिस मेंशन किया, y एक्सिस मेंशन किया, z एक्सिस मेंशन किया। पहला कोऑर्डिनेट आपका 5, 0 है, तो आप x की वैल्यू 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये x की वैल्यू 5 आप देते थे, और y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट आपका ये आ गया जिसको आपने लिखा 5, 0। फिर बच्चे दूसरी बात आप क्या करते हैं, x की वैल्यू 6 और y की 1, तो x 6 मान लीजिए यहाँ पे आ गया और y जो है 1 यहाँ पे आ गया, तो अगला पॉइंट ये आ गया। व्हाटएवर, सो इस तरीके से आप ये पॉइंट्स लगा करके फिर लाइन ड्रॉ करते थे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 10th में जो पढ़ा था वो याद आ गया होगा। मैं बहुत ज्यादा इसको एलोबरेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्राफ कैसे बनाते हैं ये बात हम लोगों ने जो 10th में पढ़ी थी सिर्फ उसको रिकॉल किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये यहां तक प्योर मैथमेटिक्स था। लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया था, इट मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ हो सकता था, व्हाटएवर, सो डिफरेंट इक्वेशंस के लिए ग्राफ हो सकते थे। यहां तक फिजिक्स का कोई रोल नहीं था। लेकिन अब अगर मैं यहां x को डिस्प्लेसमेंट कहना शुरू कर दूं, y को टाइम कहना शुरू कर दूं, तो ऑब्वियसली y जो है वो टाइम की वैल्यू होगी, x मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। फर्दर मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड कर दूं, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये फिर प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी तो लगता नहीं है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है एक तरफ टाइम है, तो मैं इनको कंपेयर तो नहीं कर सकता, तो मैं दूसरी इक्वेशन बनाता हूं। लेकिन बस बात इतनी सी है कि दो मेरे जो अननोन वेरिएबल थे, अगर उनको मैंने फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख दिया और उसका मैंने ग्राफ बनाया, तो फिर मैं कहूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो आज मेरे को पढ़ना है। तो सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा डिस्टेंस का, टाइम का, डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, स्पीड टाइम का, एक्सेलरेशन का, ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे। अब एक बात और भी समझने की होती है बच्चों कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्या है, व्हाई वी आर गोइंग फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए भोपाल जो है वो कश्मीर घूमने गया। अब कश्मीर से आने के बाद वो अपनी ग्रैंड मदर को वहां के बारे में कुछ बातें बताना चाहता है, तो उसके पास 3 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड हो सकता है कि वो स्टोरी टेलिंग करे, दूसरा मेथड हो सकता है कि वहां से कुछ फोटोग्राफ्स लेकर के आया है तो उन फोटोग्राफ्स को शो कर दे, और तीसरी बात वो वहां के कुछ वीडियोस बना के लाया है और वो वीडियोस अपनी ग्रैंड मदर को शो करे, दिखाए।
तो बच्चों आप ही बताओ कि इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा कश्मीर के बारे में सारी की सारी जानकारियां अपनी ग्रैंड मदर देने का, ग्रैंड मदर को देने का। ऑब्वियसली आप सब लोगों का आंसर यही होगा कि जो वीडियोस होंगी वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगी। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो निश्चित रूप से वीडियो मोड है। इसी वीडियो मोड के थ्रू तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको जो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वही वीडियो मोड है, जिसमें हमारे गेस्चर्स भी होते हैं, पोस्चर्स भी होते हैं, हमारे हाथों के एक्शन होते हैं, फेस एक्सप्रेशन होते हैं, एज वेल एज बोर्ड होता है, मार्कर होता है, पीछे हमारे नोट्स भी चल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा और इफेक्टिव तरीका अगर आप हमारे सामने नहीं है तो और कुछ नहीं हो सकता। या तो सेल्फ रियलाइजेशन है कि भैया ग्रैंड मदर गई होती कश्मीर तो सेल्फ रियलाइज करती वो कि वहां हवा कितनी ठंडी थी। अब वीडियो हवा कितनी ठंडी निकली है तो नहीं बता सकती। तो बच्चों अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता, जैसे कि आज लॉकडाउन के टाइम में है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता, आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इन वीडियोस के थ्रू जितना मैक्सिमम हो सकता है हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ लिमिटेशन हो जाती है कि क्या आप अपनी वीडियो बना करके एग्जामिनेशन में अपने टीचर को दे सकते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन? नहीं दे सकते, या अभी ऐसा प्रोविजन नहीं है एग्जामिनेशन सिस्टम में। तो बच्चों फिर क्या करते हैं, आप लोग कुछ फोटोग्राफ्स बना सकते हैं, कुछ ड्राइंग्स बना सकते हैं। अब फिजिक्स की चीजों को समझाने के लिए अगर आप फिजिक्स के एग्जाम में कुछ डायग्राम बनाते हैं या कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ योर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो हम लोग इंग्लिश लिखते हैं या मैथमेटिक्स लिखते हैं उसी तरीके से हम लोग एक ग्राफिकल लैंग्वेज की भी बात करते हैं। ग्राफ के थ्रू भी हम लोग कई सारी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। वही आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो समझ गए होंगे क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। अब हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, और बिल्कुल बिगिनिंग से करना चाहेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए देखिए बच्चों, पोजीशन और टाइम के बीच में मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल सा ये जो मैंने दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट को पूरा करता हूं तो देखिए ये मेरा माइनस का टाइम एक्सिस हो गया और ये मेरा माइनस का पोजीशन हो गया। अब माइनस की पोजीशन और प्लस की पोजीशन क्या होती है ये बात मैं समझाऊं। आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो ओरिजिन है ये आपका होम है बच्चों। क्या है? ये आपका होम है और ये आपका सपोज स्कूल है। ये आपके किसी किसका फ्रेंड का होम है। क्या है? किसी फ्रेंड का होम है। अब जरा बच्चों देखो, आप सारी डिस्टेंसेस अपने घर से नाप रहे हो, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्रेंड का होम है और उसके दूसरे डायरेक्शन में आपका स्कूल है। अब मान लीजिए आप अपने स्कूल टाइम से 4 घंटे पहले अपने दोस्त के यहां चले गए, यहां पहुंच गए, आपको अब स्कूल जाना है तो निश्चित सी बात है आप पहले अपने दोस्त के यहां से अपने घर आओगे, घर से फिर स्कूल जाओगे, यही तो आपका पाथ होगा। तो बच्चों पोजीशन जो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, इसका फंडा क्लियर हो गया। एग्जैक्टली जिस तरफ आपको जाना है दैट इज पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन अगर कोई है तो दैट इज नेगेटिव। दैट इज द कांसेप्ट फॉर पोजीशन। इसी तरह से टाइम की बात करें, मान लीजिए आप जिस समय घर पे हो उस समय 10 बजे हैं। कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। अब स्कूल आपको पहुंचना है सपोज 10:30 में, तो ऑब्वियस है टाइम आपका पॉजिटिव होगा। नेगेटिव टाइम का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है। मैं घड़ी को वापस तो नहीं ले जा सकता, घड़ी तो मेरी अपनी एक ही डायरेक्शन में चलेगी। तो बच्चों टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात मुझे समझनी है। तो बेशक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहां माइनस का टी दिया हुआ है, लेकिन माइनस की डायरेक्शन में टाइम कभी भी नहीं होगा। ये एक अलग बात है कि मैं 10 o'clock को अगर ओरिजिन पे दिखा रहा हूं तो 9:30 को मुझे इसके दूसरे डायरेक्शन में दिखाना होगा, 9 o'clock को और पीछे दिखाना होगा, 8 o'clock को और पीछे दिखाना होगा। लेकिन जो 8 o'clock है एक्चुअल में वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू 10 o'clock जो 8 o'clock है उसको मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में शो करना होगा। तो ये बात थी कि अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करता हूं तो टाइम नेगेटिव मेरा क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव पोजीशन मेरी क्या इंडिकेट करती है। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं सबसे पहला ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों,
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अब इस ग्राफ में देखोगे तो पोजीशन है क्या x0, तो टाइम तो मेरा बढ़ता चला जा रहा है, टाइम तो रुकेगा ही नहीं, लेकिन पोजीशन मेरी वही है। जब पोजीशन मेरी वही है तो मेरा जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी। इस बात को मैं कहूंगा क्या कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए अगर मुझे शो करना है पोजीशन टाइम को तो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हूं स्टेशनरी पोजीशन दिखाने के लिए या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। तो आई होप सो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। ये तो बात बड़ी आसान वाली हो गई, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, उससे पहले एक ग्राफ और देख लेते हैं, फिर बनाते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड। चलिए ए सिंगल स्लोप, जो मैं नेक्स्ट ग्राफ आपको शो कर रहा हूं वो भी मेरा जो है निश्चित रूप से टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ही है। तो मैं इसे कैसे शो करूंगा समझिए। मेरा ये टाइम बढ़ता चला जा रहा है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 था और डिस्प्लेसमेंट मेरा आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और एक ही स्लोप होता है। मतलब उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट स्लोप होंगे, यहाँ सिंगल स्लोप होगा। मैं कहीं भी निकालता हूँ स्लोप निकालने का मतलब सीधा सीधा सा tan थीटा। तो बच्चों tan थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन है इस लाइन पे कहीं भी मैं एक क्या कर देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। किसके ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर। तो अब बच्चों देखो ये जो मैंने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ये तो शो करेगी किसको, डिस्प्लेसमेंट को, और ये वाली जो है ये डिनोट करेगी किसको, टाइम को। अगर मैं इस एंगल मेजरमेंट की बात करूं जो कि मुझे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करना होता है, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप m इक्वल्स टू वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है बच्चे। अब फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चे, ये होता है वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी। तो देखो बच्चों इसी tan थीटा को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। तो मुझे यहां से ये पता लगा कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा यानी कि tan थीटा होगा वो वेलोसिटी को डिनोट करेगा। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन पे ये वाली चीज कहीं भी ले लूं, मान लीजिए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, टाइम भी कम हो गया। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, टाइम कम हो गया। यहां से ड्रॉ करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, उसी रेशियो में टाइम कम हो गया। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो tan थीटा है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो मैं इसे सिंगल स्लोप लाइन भी कह सकता हूं और सिंगल स्लोप लाइन जो है वो मेरा क्या, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करती है। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग। अब बच्चों अगर मैं यही चीज कहां पे, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स करता हूं इसको, तो बात करूं किसके लिए, ऊपर वाले ग्राफ के लिए। देखो बच्चों मैं इस ऊपर वाले ग्राफ के लिए बात करूं तो सारी चीजें मैं यहां उठा के ले आया हूं, कंपेयर करता हूं। यहां पे मेरा क्या आएगा, स्लोप जो आएगा जिसको मैं tan थीटा कह रहा हूं वो जो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अगर टाइम के साथ पोजीशन मेरी कांस्टेंट है, कोई इसमें स्लोप नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो अगर आपको 0 वेलोसिटी को शो करना है पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में तो आप इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, यानी टाइम बढ़ता जाएगा, पोजीशन आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो ये पोजीशन है तो ये पोजीशन नहीं बढ़ रही, यहां भी वही पोजीशन है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, वहां भी वही है, वहां भी वही है, सारी जगह पे पोजीशन हमारी कैसी है, वही है, सेम है। यानी देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देयर इज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। Hence why such graph which is parallel to time axis will represent
जीरो वेलोसिटी। दैट इज द कांसेप्ट। तो बच्चों उसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आपको करके बताया। आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। बहुत ही ज्यादा रोल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। चलिए अब मैं अगले ग्राफ की बात करता हूं बच्चों। जरा देखिए, वेलोसिटी ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों डिफाइन हम लोगों ने पढ़ी, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या हो रहा है? जिसमें वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। देखो बच्चों बड़ा मजेदार सा केस है। यहां भी ग्राफ तो वही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ग्राफ आप लोगों का वही डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है। अब कर्व्ड है तो ऑब्वियस है हर जगह पर इसका जो स्लोप होगा, कर्व्ड लाइन का जो स्लोप होगा वो हर जगह पे कैसा होगा? डिफर होगा। जब स्लोप हमारा डिफर होगा, और स्लोप हमारा इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वेलोसिटी भी डिफर होगी। अगर ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो मैं इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहूंगा। अगर ये वेलोसिटी कम होती जा रही है तो मैं इसको क्या कहूंगा? रिटार्डेड मोशन कहूंगा। चलिए बच्चों देखते हैं स्लोप का मीनिंग। यहां मान लीजिए मैं इस जगह पर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो ऑब्वियस है मुझे यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस टेंजेंट के लिए मुझे ये एंगल थीटा या टेन थीटा निकालना है। यहां वेलोसिटी निकालनी है तो फिर यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इसके लिए मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी और सॉरी टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल निकालना है, टेन थीटा निकालना है। इसी तरह से मान लीजिए यहां मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं ये क्या करूंगा? फर्दर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहां पर मेरे को एंगल निकालना है, टेंजेंट और ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में। तो बच्चों हर जगह पर यहां क्या होगा? एंगल अलग अलग होगा। एंगल अलग अलग होगा जिसको मैं यहां पे क्या लिखूंगा? tan थीटा 1, tan थीटा 2, डिफरेंट पोजीशंस के लिए tan थीटा 3। ये क्या था जी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, या टाइम कांस्टेंट है, या डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम डिफर है। दोनों ही स्थितियों में ये जो रेशियो है वो डिफर आएगा। और ये रेशियो क्या था? tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3 थे। और ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये रिप्रेजेंट कर रहे थे वेलोसिटीज को। तो यहां वेलोसिटी v1 होगी, यहां वेलोसिटी v2 होगी, यहां वेलोसिटी v3 होगी। इस पर्टिकुलर ग्राफ में चूंकि मेरा थीटा जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, अल्टीमेटली वेलोसिटी भी मेरी बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, और ये उससे भी कम है। तो जब मेरी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो ऑब्वियसली इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को मैं कहता हूं एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब सीधे सीधे अगर मैं वन सेंटेंस में बात करना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट मैंने y एक्सिस पे ले रखा है, टाइम मैंने x एक्सिस पे ले रखा है, और मेरा कर्व जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये मेरे पास एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा। अगेन बच्चे ध्यान रहे, रोट मेमोरी में बिल्कुल मत जाना, कभी ऐसा मत कर देना कि शेप तो यही बना दो, शेप तो क्या बना दो? यही बना दो। यहां पे लिख दो डिस्प्लेसमेंट और यहां पे लिख दो टाइम। तो नो डाउट ये ग्राफ बिल्कुल उल्टा होगा किसके? इसके। ये ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन को शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसमें दोनों जो एक्सिस थे वो इंटरचेंज कर दिए हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, रूट मेमोरी में नहीं जाना, आपको प्रॉपर तरीके से समझ के आगे बढ़ना है। गलती नहीं होगी तो मार्क्स पूरे आएंगे और आपको फिजिक्स भी आ जाएगी। अब यहां एक बात समझ में आती है कि हम हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्यों ले रहे हैं? ये भी तो ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे कर दिया तो क्या दिक्कत है? ठीक है, ये इसका उल्टा है मान लिया, लेकिन इसमें गलती क्या है? देखो बच्चों, हर चीज का एक साइन कन्वेंशन होता है, हर चीज के नोटेशन का एक तरीका होता है। वो तरीका मैं आपसे यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। वो तरीका क्या है समझिए। देखिए, जब भी हम इन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कॉपी पे है, एक वर्टिकल लाइन है। मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं कह रहा, ठीक है ना, लेकिन ये नॉर्मल है,
ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक अलग बात है कि अगर मैं अपनी कॉपी को क्या कर लूं, 90 डिग्री शिफ्ट कर लूं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बदल जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बदल सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस जहां है वो वही रहेगा, वाई एक्सिस जहां है वो वही रहेगा। तो बच्चों जो एक्स एक्सिस होता है इस पे हम लोग बेसिकली कॉज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कॉज कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो मोर फंडामेंटल है, यानी जिसमें ऑल्टरेशंस नहीं होती, जो कंपैरेटिवली मोर कैसी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, जिसमें चेंजेस की संभावनाएं कंपैरेटिवली कम है, उसको हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो डेरिवेटिव है, जो डिपेंडेंट है, उसको लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस पे। तो बच्चों अगर मैं कंपेयर करूं टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में, तो एग्जैक्टली टाइम मेरा मोर फंडामेंटल है। टाइम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम तो बढ़िए चलती रहेगी, डिस्प्लेसमेंट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है, टाइम तो चलता ही रहेगा। तो टाइम कंपैरेटिवली क्या है, मोर कांस्टेंट है, मोर फंडामेंटल है, अनऑल्टर्ड है, लेस डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ही नहीं। तो इस तरह की क्वांटिटी को मैं ऑलवेज एक्स एक्सिस पर क्या करूंगा, लेना प्रीफर करूंगा। अब जो दूसरी क्वांटिटी बची, क्या बची, डिस्प्लेसमेंट बची। कंपेयर टू टाइम डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट मेरा वेरी करता है किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको मैं लेता हूं कहां पे, वाई एक्सिस। तो बच्चों ये होता है मेरा एक्सिस चूज करने का तरीका, जो मुझे लेना होता है कंसीडरेशन में। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्सेलरेटेड स्पीडिंग अप का। तो सेम ग्राफ जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी को दोबारा से बनाया हुआ है। डी एक्सेलरेटेड और स्पीडिंग डाउन या रिटार्डेड मोशन, इसको शो करेंगे। तो दोनों ग्राफ बच्चे देखो, दोनों के स्लोप देखता हूं, तो इसका स्लोप मेरा बढ़ता चला जा रहा है बच्चों, इसका स्लोप बढ़ रहा है और इसका स्लोप मेरा कम होता जा रहा है। दोनों में टाइम एक्सिस नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों में ओरिजिन एक जैसा है, लेकिन आप देखिए दोनों की शेप जो है बिल्कुल डिफर है। इसमें एंगल धीमे धीमे कम होता जा रहा है और इसमें एंगल धीमे धीमे टेन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटली इट विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन और इट विल रिप्रेजेंट डी एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन। सो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू ग्राफ्स। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए यहां एंगल को लेकर के बता रखा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो बच्चों बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, जरा मैं इस ग्राफ को समझता हूं फिर एंगल की बात करूंगा। देखिए चलिए जरा मैं इसे एलोबरेट करूं सिचुएशन एक बना करके। सपोज ये आपका होम है, घर है, और ये आपका स्कूल है। आप जो है मान लीजिए पिकनिक पर गए थे और रात को स्कूल में ही रुक गए। सवेरे सवेरे जिस समय जीरो टाइम आप काउंट करते हो या रात को 12 बजे जीरो टाइम काउंट करते हो, उस समय आप स्कूल में थे। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जीरो से 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, आपने अपने स्कूल से अपने घर की तरफ आना शुरू किया। देखिए तो उल्टा हो रहा है। नॉर्मल केसेस में आप स्कूल से अपने घर से स्कूल जाते हो, लेकिन यहां क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, आप स्कूल से घर आ रहे हो। तो आपका ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है। टाइम आपका हमेशा पॉजिटिव चलेगा, तो टाइम तो अभी भी पॉजिटिव चल रहा है बच्चों, ठीक है। लीनियर है, इसका मतलब इसका स्लोप जो है हर जगह पे कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है या जो स्लोप है वो हमेशा वेलोसिटी शो करता है। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो अगेन वेलोसिटी शो करेगा। लेकिन अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप की बात मैं अगर करूं बच्चों, तो मैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करता हूं। ये टाइम एक्सिस है और ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने मेजर किया है इसको, डिस्प्लेसमेंट को, एंगल की फॉर्म में। तो एग्जैक्टली इट इज मोर देन 90। तो बच्चों जैसे ही मोर देन 90 हुआ, तो जो मेरा 10 90 प्लस एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव में होते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा लेना भैया, ठीक है। तो अगर मेरा किसी लाइन का स्लोप
मोर देन 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में वो नेगेटिव होगी तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, नेगेटिव होगी। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में लाइन का स्लोप मोर देन 90 डिग्री है तो वो माइनस वेलोसिटी या नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलिए लो जी, और बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जरा इसको भी हम लोग डिस्कस करें। कितना मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये आपका होम, रियल सिचुएशन में ये आपका स्कूल और ये आपके दोस्त का घर, क्या जी, होम ऑफ योर फ्रेंड। यहां से चलना शुरू किया, टाइम तो आपका पॉजिटिव ही चल रहा है, टाइम तो देखो नेगेटिव को भी जा ही नहीं रहा। आप पहले अपने घर आ गए। अब ये मत कहना कि सर ये तो घर हमारा यहां था, यहां कैसे पहुंच गया। बच्चे वाई एक्सिस तो मेरा यहां भी जीरो है और वाई एक्सिस यहां भी जीरो है। वाई एक्सिस ही तो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो आपका घर वाई एक्सिस पे जीरो यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है। समझ गए? क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे, इस पे सब पे जीरो है। तो आप वाई एक्सिस को यहां जीरो कह रहे हो, यहां जीरो कह रहे हो, यहां भी जीरो कह रहे हो, यहां भी जीरो कह रहे हो। अब आप पर्टिकुलर टाइम में आप अपने घर पहुंच गए, फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में अपने दोस्त के यहां पहुंचना है। दोस्त का घर यहां है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है बच्चे। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब जरा देखो, आपकी जर्नी शुरू हुई ए से, आप कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। स्लोप कैसा होगा, मोर देन 90। कहीं भी निकाल लो, यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहां भी आपका वही स्लोप आने वाला है। तो मोर देन 90 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। आर यू गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो ये कांसेप्ट हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम को लेकर के, जिसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में भी शो करने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या मजेदार सा कॉन्सेप्ट आता है, इनफाइनाइट स्पीड इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए क्या है बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि टाइम तो आपका रुक जाए। वही एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है आपने, तो यहां भी वही टाइम है, एक्स एक्सिस की वैल्यू, यहां भी एक्स एक्सिस की वैल्यू वही है, यहां भी एक्स एक्सिस की वैल्यू वही है, यहां भी एक्स एक्सिस की वही है, और एक्स एक्सिस पे क्या था, टाइम है। इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है कि टाइम तो आपका रुक जाए और जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां डिस्प्लेसमेंट अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, और डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ही नहीं। पहली बात तो टाइम रुक नहीं सकता, दूसरी बात टाइम रोक करके डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। तो देखिए मैथमेटिक्स में ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब मैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करता हूं, टाइम के लिए बात करता हूं, तो ये ग्राफ बच्चों पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा ग्राफ बना ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड विद बॉडी कैन नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टाइम। जरा देखिए बच्चों क्या मजेदार सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। ये डिस्टेंस है, ध्यान रहे इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। चलिए यहां से टाइम तो बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट मेरी नीचे आ रही है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो मैं मान लेता, लेकिन डिस्टेंस में नहीं हो सकता। तो बच्चों मेरे को अपनी आंख और कान खोल के बैठना है, मुझे यहां ध्यान से पढ़ना है कि ये डिस्टेंस का ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। मेरा एक्स एक्सिस पे टाइम है या नहीं है? अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बच्चों अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकती। तो ये बच्चे बिल्कुल समझ लीजिए कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उसमें डायरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो बच्चों अब इसको जरा देखते हैं। इस ग्राफ को देखें, हमने यहां दे रखा है नॉट पॉसिबल, लेकिन क्यों, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? मैं समझाता हूं बच्चों। देखो यहां पे आपका टाइम ये वाला, यहां टाइम बढ़ गया, यहां टाइम और बढ़ गया, यहां टाइम और बढ़ गया। ये वर्टिकल लाइन को मत देखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम बढ़ रहा है बच्चे। मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं
उस लाइन को मत देखो, इसको देखो, टाइम यहां पे कम है, फिर यहां बढ़ गया है, फिर यहां और बढ़ गया है, फिर यहां और बढ़ गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस टाइम के बाद क्या हो रहा है, ये लाइन वापस आ रही है इधर, तो टाइम मेरा क्या हो रहा है, कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि एक बार टाइम बढ़ जाए फिर वापस आ जाएगा? नहीं, टाइम कभी वापस नहीं आता बच्चों, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मैं इस ग्राफ को आगे की तरफ कितना भी ले जाऊं पॉसिबल है, टाइम बढ़ता जा रहा है। इवन दैट अगर मैं ऐसे लेके आता हूं, डिस्टेंस कम हो गई, नॉट पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट होता पॉसिबल थी। चलिए, तो बच्चों ये जो ग्राफ है इसमें टाइम मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे यहां पर हमने लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों गलती से भी आपने रूट मेमोरी के बेसिस पे ग्राफ नहीं बनाना है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ग्राफ बनाना है। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। देखो बच्चों, अब ये ग्राफ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंट किया था, फिर मैं इसको दोबारा से लेकर के आया हूं, जरा देखिए। अब ये ध्यान रहे, ये पोजीशन है और ये क्या है, टाइम है। मेरी जर्नी जो है शुरू हो रही है ओरिजिन से, लेकिन डिस्टेंस जो है वो पहले से ही कुछ ट्रेवल्ड है। बिल्कुल ऐसे मान लो ये आपका होम है, ये आपके सपोज मौसी का घर है, ठीक है। अब मौसी के घर से आप स्कूल जा रहे हो, यहां सपोज स्कूल है, ठीक है, और मौसी का घर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका स्कूल है। तो बच्चे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप मौसी के घर से चलना शुरू किए, यानी आपने जो डिस्टेंस या पोजीशंस होम से मेजर करनी थी, तो मेजर तो वहीं से है, लेकिन शुरुआत आपकी कहां से हुई है, मौसी के घर से हुई है, एक्स नॉट जो इनिशियल पोजीशन है वहां से हुई है। तो आप अपना ग्राफ यहीं से शुरू करोगे जहां से एक्चुअल में जर्नी शुरू हुई है, ठीक है। खत्म हो रही है कहां पे, खत्म हो रही है आपके स्कूल पे पहुंच करके। ये बीच में एक कोई पोजीशन है, सपोज यहां से बस ली थी आपने, फिर ये दूसरी पोजीशन है, सपोज यहां पे बस आपने छोड़ दी थी, इसके बाद फिर बदल बदल पहुंच गए थे आप। तो पोजीशन जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। पोजीशन आपने जीरो से कंसीडर न करके कहां से कंसीडर किया, मौसी के घर से, यानी एक्स नॉट डिस्टेंस से आपने कंसीडर किया है। टाइम आपका जीरो से ही चल रहा है, टाइम बिगनिंग से ही चल रहा है। जिस समय आप यहां बीच में बस पकड़ रहे थे उस समय टाइम आपका t1 था, जिस समय आप बस छोड़ रहे थे उस समय टाइम t2 था। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है tan थीटा वो यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा, और बच्चे यहां पे लेता हूं तो यहां पे भी वही होगा। अगर मेरा स्लोप सेम होगा, tan थीटा सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो इट विल रिमेन अगेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर यही मेरा डिस्प्लेसमेंट ना होके डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, कम तो हो नहीं रही, तो मेरी यहां पे स्पीड जो है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों। तो देयर इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बात हमने समझा दी बच्चों यहां वेलोसिटी को लेकर के। पोजीशन डायग्राम फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, अगेन ग्राफ इज रिपीटेड, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। जहां मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वहीं मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। देखो बच्चों ये टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, ये बात मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताई थी। इस टेंजेंट के लिए मैंने ये परपेंडिकुलर लिया, ये बेस लिया, dx ओवर dt को मैंने dx डिवाइडेड बाय dt लिखा, जो कि इस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे मैंने क्या कहा था, tan थीटा कहा था, स्लोप कहा था। तो यहां जो tan थीटा है वो मेरी इस वेलोसिटी को शो करेगा, यहां जो tan थीटा है वो मेरी इस जगह की वेलोसिटी को शो करेगा। तो निश्चित रूप से मुझे ये टेंजेंट है ये भी छोटी ही ड्रॉ करनी है, और उस छोटी टेंजेंट के बेसिस पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। उसी वेलोसिटी को मैं लिखता हूं v equals to dx over dt where dt tends to 0। तो इसको मैं कहना शुरू करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नीचे की क्लास में भी हमने समझाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे देखते हैं, कैसे वहां से वैल्यू निकालते हैं, ये बात आई होप सो अब हमें समझ में आ गई होगी। गुड, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। स्लोप मैंने निकाल के दिखा दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर दी। अब देखिए यहां से सिनेरियो मेरा थोड़ा चेंज होता है। अब मैं पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की।
अब मैं एक एक्सिस पे वेलोसिटी लूंगा या स्पीड लूंगा और दूसरे एक्सिस पे टाइम लूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरे को ग्राफ बनाना आ गया है तो नो डाउट मैं अब वेलोसिटी और टाइम को लेकर के भी ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, या पहले से प्लॉटेड ग्राफ है तो उसको समझ सकता हूं। देखो बच्चों, एक्स एक्सिस पर टाइम दे रखा है, दो लोकेशन दिखा दी, यहाँ पे t1 टाइम है, यहाँ पे t2 टाइम है, लेकिन हो क्या रहा है, जो वेलोसिटी है वो t1 टाइम पे भी उतनी ही थी जितनी की t2 टाइम पे है, यानी स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी है, जिसको मैंने यहां लिखा है यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई मोशन है तो मैं उसको दूसरा नाम देता हूं यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बच्चों, जहां तक स्लोप की बात है तो स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, और tan थीटा यहां क्या डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है डेल्टा v ओवर डेल्टा t को, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को। तो देखो बच्चों, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसी ग्राफ को अगर मैं कहूं तो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कितना है डियर स्टूडेंट, 0। थ्योरेटिकली मैं क्या पढ़ के आया हूं कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। तो जो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा था उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी आज देख लिया कि मेरा यहाँ पे tan थीटा 0 क्यों है, एक्सेलरेशन मेरा 0 क्यों है। तो एग्जैक्टली इट्स अ ग्राफ व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, या एक्सेलरेशन इज 0 या यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे tan थीटा या जो स्लोप है वो कितना है बच्चों, वो है 0। ये तो बात हो गई स्लोप की, जो पीछे से हम पढ़ते आ रहे थे। अब यहां हम क्या कर सकते हैं, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर इस कवर्ड एरिया को निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखो कवर्ड एरिया कैसे निकलेगा, कवर्ड एरिया निकलेगा ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाय ये वाली साइड। अब ये वाली साइड क्या कह रही है, ये कह रही है चेंज इन वेलोसिटी, ये वाली साइड क्या कर रही है, चेंज इन टाइम। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आता है बच्चों, फिर आता है मेरा क्या, डिस्टेंस। अब कोई बच्चा यहां पे ये मत कहना कि सर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये बच्चों मैंने कहा यहां पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा। देखो बच्चों, मैथमेटिकली जब आप वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे मैथमेटिकली तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप मल्टीप्लाई करके ये एरिया निकालते हो तो ये एरिया आपको डिस्टेंस देगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा ग्राफिकल मेथड से। देखो बच्चों, अगर मैं इस एरिया को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं, अब एरिया को डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करें, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, एरिया को तो आज तक हम लोगों ने कभी डायरेक्शन नहीं दी, अब देंगे आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। आज भी जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, घबराओ मत, आज भी हम लोग एरिया को डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो अभी हम यही समझेंगे कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो एरिया वाइज मेरे को डिस्टेंस शो करता है, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो मैं सीधे सीधे इस फिगर का एरिया निकाल करके क्या दे सकता हूं, डिस्टेंस दे सकता हूं। डोंट गो फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई, नहीं आई, चलिए आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एरिया की बात मैंने बता दी, वहां डेल्टा वी और डेल्टा टी लिख करके कैसे निकालना है ये बात भी समझा दी। वी मेरा कांस्टेंट था, डेल्टा वी था ही नहीं, वी था तो मैं वी से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, अभी ये 2 मिनट पहले मैंने फॉर्मूला लिखा डेल्टा वी इनटू डेल्टा टी, एक्चुअल में वो फॉर्मूला अब इफेक्टिव होगा, यहां पे डेल्टा वी होगा, वहां पे सिर्फ वी था। देखो बच्चों, ये अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, टाइम 0 था लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, 0 नहीं थी, रेस्ट में नहीं था। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से एक छोटी वेलोसिटी कोई भी v0 से चल रहा था, इसलिए आपने अपना ग्राफ v0 से शुरू किया है। टाइम आपका 0 ही था, जहां से आपने जर्नी शुरू की वहीं से टाइम आपने 0 काउंट किया, जब जब वो तब सवेरा, गुड मॉर्निंग ऑलवेज। चलिए तो बच्चे यहां से टाइम भी बढ़ रहा है और मेरी वेलोसिटी भी बढ़ रही है और यूनिफॉर्म बढ़ रही है, बिकॉज़ जो मुझे दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह इसका स्लोप कैसा है, सेम है, और जब स्लोप सेम है तो tan थीटा सेम है, tan थीटा सेम है तो वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब
एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इस बात को हमने यहां लिखा भी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज ऑफ वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो मैं सीधे सीधे रोड मेमोरी में भी डाल सकता हूं कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा, बशर्ते ये स्लोप मेरा लेस देन 90 डिग्री हो। अब कोई बच्चा ऐसे भी बना सकता है, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो फिर मैं उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहूंगा, मैं उसे कहूंगा यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन बिकॉज ऑफ स्लोप जो है वो मेरा 90 से बड़ा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था। तो बच्चे इस ग्राफ में मेरा स्लोप लेस देन 90 है, अल्टीमेटली इट विल बी पॉजिटिव, तो ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मैं निकालना चाहता हूं, सीधे सीधे निकाल सकता हूं। कैसे? tan थीटा, जिसको मैं एक्सेलरेशन कह रहा हूं यहां पे, किसके बराबर है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। अब देखो, मान लो मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, इतने वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो इसमें डेल्टा v ये हो गया बच्चे और डेल्टा t ये हो गया। डेल्टा v को मैंने लिखा है v2 माइनस v1 और डेल्टा t को लिखा है मैंने t2 माइनस t1, तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, और ये क्या देगा, ये देगा एक्सीलरेशन। क्या देगा ये? एक्सीलरेशन देगा। तो बच्चों मैं इस लाइन पे कहीं भी स्लोप निकालूंगा, कहीं भी tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो इट विल गिव मी व्हाट, एक्सीलरेशन। अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए मैं इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना शुरू करता हूं। ये जो ट्रायंगल था इसी का मैं क्या निकालता हूं बच्चे, एरिया निकालता हूं। तो ये एरिया क्या होगा बच्चों, देखो जरा, एरिया इक्वल्स टू अगेन डेल्टा v इंटू डेल्टा t, वेलोसिटी टू टाइम क्या होता है, ये होता है मेरा अगेन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है वो मेरा डिस्टेंस देगा। मैंने क्या लिखा, डेल्टा v डेल्टा t। डेल्टा v क्या है, v2 माइनस v1, v2 मेरा ये है और v1 ये है। डेल्टा t क्या है, t2 ये वाला और t1 ये वाला। वैल्यू कहां से उठाऊंगा, x एक्सिस से उठाऊंगा, और इसकी वैल्यूज कहां से उठाऊंगा, इसकी वैल्यू उठाऊंगा y एक्सिस से, दैट इज v1 दैट इज v2। ठीक है, तो बच्चों एरिया इक्वल्स टू हो गया डेल्टा v इनटू डेल्टा t, जो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया में ज्योमेट्री में क्या पढ़ के आया हूं, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। तो बच्चों क्या हो गया एरिया, ये हो गया 1/2, बेस क्या है मेरा, डेल्टा t है, और हाइट क्या है मेरा, डेल्टा v है। तो बच्चों ग्राफिकली मेरे को यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v इनटू डेल्टा t लिखना होगा। ठीक है, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। रेक्टेंगल के लिए मैं एलएचएस डालूंगा, ट्रायंगल के लिए 1/2 फैक्टर डालूंगा। अगर ये मेरा हो सकता है कोई और शेप हो, ट्रेपेजियम हो या व्हाटएवर सा कुछ भी हो, तो फिर मैं उसका फॉर्मूला डालूंगा। मुझे तो ग्राफिकली एरिया चाहिए, डिफरेंट फिगर डिफरेंट फॉर्मूला। समझ में आ गया बच्चों? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है ये सब तो कंटिन्यूस पढ़ाते चले जाते हैं, तो बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये वीडियो है, आप इस वीडियो को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देखें, जहां मन आता है वहां पॉज कर लें, ग्रेस्प करें, आगे बढ़ें। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग बढ़ाएं। मेरी 1 घंटे की क्लास में कम से कम 2 घंटे का 2.5 घंटे का काम होता है। तो अगर मेरी वीडियो को आप घर पे देख रहे हैं, आपको 1 घंटे की क्लास में यहां दे रहा हूं, तो आप ऐसे मानने के लिए कि आप उसको ग्रेस्प करेंगे, तो कम से कम 2 घंटा आप लोगों को घर पे इस वीडियो को देखना चाहिए। क्या करके, पॉज कर करके। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाए वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। चलो, तो मैं आपको 2-5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको फिर दोबारा से देख लो कि एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t क्या है, यूनिफॉर्म मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। आई होप सो ऑल दीज थिंग्स बी क्लियर टू यू। अगेन दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस ग्राफ के बेसिस पे हम लोगों को जो
इक्वेशंस ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू u प्लस at है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, v स्क्वायर प्लस 2as है, उनका प्रूफ करना है। और बच्चे मैं यहां क्लियर कर दूं, सीबीएसई में जो इस साल का सिलेबस है उसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही प्रूफ है। 9th में भी आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ के आए हो, हालांकि यहाँ एक ऑप्शनल क्लास बीच में हमारी है जिसमें हम तीनों या चारों इक्वेशंस का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड करते हैं। तो वो हमारे सिलेबस में सीबीएसई के में नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस करने के लिए वो हमें जरूर करना चाहिए, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन सीबीएसई में कैलकुलस मेथड से क्वेश्चन आपको नहीं मिलना चाहिए। इसके बावजूद कई सारे हमारे टीचर भाइयों को पता नहीं होता सिलेबस, तो वो अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो एग्जाम में क्या आने वाला है, स्पेशली पब्लिक स्कूल्स में आप लोगों को ये कंसीडर करना होगा कि आपके स्कूल टीचर ने क्या पढ़ाया है। अगर आपके स्कूल टीचर ने डिफरेंशिएशन की हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से चारों इक्वेशंस का प्रूफ करा रखा है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वी विल डिस्कस दैट इन लेटर क्लासेस। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो आई होप सो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट चीजें क्या एक्सप्लेन करती हैं ये बात समझ में आ गया। तो ये बात थी हमारी, यहाँ पे हाईलाइटेड नोट्स हैं, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास होगी हमारी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसके ऊपर आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना ही है, कोई नहीं रोक सकता। इट मे बी न्यूमेरिकल और इट मे बी डेरिवेशन। हो सकता है कई बार वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही आपसे डिस्कस कर ले। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन करेंगे। जब तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर नहीं होगा तब तक डेरिवेशन हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। ओके, गॉड ब्लेस यू, कीप सेफ, बी सेफ।